आज की क्लास में हम एक नए यूनिट को और एक नए चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारा ये सेकंड यूनिट है और इसका नाम है इंटीग्रल कैलकुलस, समाकल गणित सेकंड। ठीक है, तो इस यूनिट को शुरू करेंगे हम और इसमें जो सबसे पहला चैप्टर होगा हमारा, और ये हमारा वैसे छठा चैप्टर है। इससे पहले हमने 5 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया। तो आज हम पढ़ेंगे निश्चित समाकलन के बारे में। ठीक है, अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो हमारे इंडेफिनिट इंटीग्रल्स थे, यानी अनिश्चित समाकलन थे, जिनकी वैल्यू क्या होती थी, निश्चित या फिक्स नहीं होती थी, क्योंकि उसमें सी लगा हुआ होता था। ठीक है, जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर हम ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जिनकी एक फिक्स वैल्यू हुआ करेगी। ठीक है, उसके अलावा उनका कोई और मान नहीं हो सकता। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन, बात क्लियर हो गई। अब हम प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा इसका बारे में डेफिनेशंस वगैरह को देख लेते हैं, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थोड़ी प्राप्त कर लेते हैं, तो हमको थोड़ा सा आसानी रहेगी। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है निश्चित समाकलन डेफिनेट इंटीग्रेशन, और अनिश्चित समाकलन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं इसके डेफिनेशन को। अनिश्चित समाकलन यानी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, कह रहे हैं यदि समाकलन करने के लिए कोई सीमा नहीं दी होती है। ठीक है, इंग्लिश में भी कोई मसला नहीं है, समझ लेंगे। सीमा का मतलब होता है लिमिट। ठीक है, और समाकलन का मतलब होता है इंटीग्रेशन, इतना तो जानते ही होंगे। तो कह रहे हैं कि यदि समाकलन करने के लिए कोई सीमा नहीं दी होती है। ठीक है, यानी एक हमको लिमिटेशंस में रहना होता है ना, तो जैसे बोलते हैं लिमिट में रहना, तो लिमिट कोई हमको नहीं दी होती है। ठीक है, तब किसी भी फलन के समाकलन करने के साथ एक स्थिरांक यानी कांस्टेंट जोड़ दिया जाता है। वो कांस्टेंट क्या होता है, सी। कोई फंक्शन मान लीजिए, हमने कोई फंक्शन माना, उस फंक्शन को हमने जब इंटीग्रेट किया तो हमें वैल्यू मिली कैपिटल एफ एक्स। ठीक है, इंटीग्रल का साइन हट गया और उसमें हमने क्या जोड़ दिया, सी। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या बोलेंगे कि सी एक स्थिरांक है जिसका मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एनीथिंग, इसलिए इसे अनिश्चित समाकलन कहते हैं। ठीक है, एक सी एक स्थिरांक है जिसका मान हम नहीं जानते क्या है, तो इसलिए इसका मान क्या होता है, अनिश्चित होता है, फिक्स वैल्यू नहीं होती है। बात क्लियर। अब हम बात करेंगे जो हमें पढ़ना है निश्चित समाकलन की। निश्चित समाकलन वो होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कि जब किसी फलन का समाकल किन्हीं दो निश्चित सीमाओं के लिए ज्ञात किया जाता है। ठीक है, समाकल किन्हीं दो निश्चित सीमाओं का मतलब है डेफिनेट लिमिट्स। निश्चित मतलब डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में पढ़ रहे हैं, और सीमाओं मतलब उसकी लिमिट, यानी जो उसकी लिमिट होंगी वो क्या हो, फिक्स हो, के लिए ज्ञात किया जाता है, तो उसे निश्चित समाकलन कहते हैं। जैसे कि कोई फंक्शन है, उसका हमने इंटीग्रेशन किया, हमें मिला एफ एक्स। ठीक है, तो ये तो बात हो गई नॉर्मल। अब अगर हम इसमें एक लिमिट रख दें कि ए टू बी, ठीक है, जहाँ ए और बी क्या है इसको भी देख लेते हैं। जहाँ ए को बोलते हैं निम्न सीमा यानी लोअर लिमिट, बी को बोलते हैं उच्च सीमा यानी अपर लिमिट। ठीक है, जो नीचे होती है वो निम्न सीमा यानी लोअर लिमिट, जो ऊपर होती है वो अपर लिमिट यानी उच्च सीमा। ठीक है, तो हमने इसको अब फिक्स कर दिया, बांध दिया इसको ए और बी के बीच में, यानी इसका लिमिट ए और बी के बीच में होना चाहिए, ए से बी तक है केवल। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे एफ एक्स जो भी आएगा, और लिमिट इस पे लगा देंगे ए से बी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे x है, यानी जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उस वेरिएबल की जगह पे सबसे पहले अपर लिमिट यानी b लगा देंगे एफ बी, फिर क्या आएगा माइनस,
और फिर लगा देंगे लोअर लिमिट यानी एफ ए। बात समझ आ गई? क्लियर? ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। किसी निश्चित समाकल का मान पूर्णतः अद्वितीय होता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? इसका मतलब क्या है? अद्वितीय का मतलब यूनिक, जैसे उसके जैसा कोई दूसरा ना हो, यानी कोई भी निश्चित समाकलन होगा तो उसका मान पूर्णतः अद्वितीय होता है, उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, यानी जो लिमिट दी होगी उसके लिए सिर्फ वही मान होगा उस फंक्शन का। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि एफ एक्स है और इसका इंटीग्रेशन किया हमने, तो एफ एक्स आया, सी लगाया हमने, सी जोड़ देंगे, ये होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। उसके बाद हमने ए टू बी लिया और लिमिट लगाया हमने ए टू बी, फिर हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो कितना आया? एफ एक्स प्लस सी। हालांकि इसमें सी लगाते नहीं हैं, लेकिन हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे कि हम ऐसा क्यों करते हैं। हमने यहाँ पे लगाया सी, ठीक है, और लिमिट लगा दी ए टू बी। क्लियर? इसके बाद हम क्या करेंगे, जहाँ जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेशन करना है पहले वहाँ पे लगाएंगे अपर लिमिट। तो x की जगह हमने लगा दिया है एफ बी प्लस सी, बीच में आता है माइनस। अब लगाएंगे लोअर लिमिट यानी एफ ए प्लस सी। जब से कैलकुलेट करेंगे तो आएगा एफ बी प्लस सी, ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो माइनस का एफ ए और माइनस का सी। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, ये सी से सी कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा एफ बी माइनस एफ ए, है ना। तो हमने अभी भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि इसमें सी नहीं लगाते हैं। हमने इसका वैल्यू क्या पढ़ी थी कि डायरेक्ट हम इसमें लिमिट लगा देते हैं और डायरेक्ट इसमें क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अभी पीछे देखा था हमने यही, है ना। तो वही वैल्यू आ गई, यानी सी को हम लगाएंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम सी को अवॉइड कर देते हैं, सी को नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि अर्थात निश्चित समाकल के मान पर समाकलन अचर यानी इंटीग्रेशन कांस्टेंट यानी सी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बात क्लियर? ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, लेकिन हम उनको तब सॉल्व करेंगे, तब उनको पढ़ेंगे जब उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अभी हम नॉर्मल क्वेश्चंस को देखेंगे तो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इस लेक्चर का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये हमारा इस चैप्टर का पार्ट 1 है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है, ये हमारा कौन सा सवाल है, इसको हमने पिछले चैप्टर में क्लियर किया था। ठीक है, तो सवाल जितने हम अब तक पढ़ चुके हैं, जितनी टाइप्स को हमने पढ़ा है अभी तक, उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जो जो मेथड्स, जो जो बातें हम सीखे हैं, उन सब का यूज़ अब हम इसमें करते जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये डिफरेंट कैसे होगा, ये डिफरेंट ऐसे होगा कि यहाँ लग जाएगी लिमिट 0 to 1। ठीक है, यानी इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो इस लिमिट के लिए एक फ़िक्स वैल्यू होगी। ठीक है, एक निश्चित मान जिसका हमें प्राप्त होगा, तो इसी कारण इसको हम निश्चित समाकलन बोलते हैं। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले सेम वही सॉल्यूशन होगा, बस हम इसको लास्ट में लिमिट लगा के सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले हम बता चुके हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, जो कि है, और इस एक्स का जो गुणांक होता है उसको आधा करते हैं और आधा करने के बाद जो वैल्यू आती है उसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर करके 1 आया, तो यहाँ पर हमको 1 ऐड करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 to 1 और ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा, और 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9। बात समझ में आ गई? तो ये बन जाएगा 0 to 1 dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 का
स्क्वायर, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बन गया 1/x² प्लस a² का, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, तो लगा देंगे, यहाँ लगाएंगे 1/a tan इनवर्स x/a और लिमिट इंटीग्रेशन कर दिया हमने, तो ये हमारा आंसर हो जाता था अब तक। लेकिन अब इंटीग्रेशन करने के बाद इस पे लगाते हैं लिमिट, ठीक है। और लिमिट लगाते हैं तो जो हमारी कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं उन सबको बाहर, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 tan इनवर्स x की जगह पे पहले लगाएंगे अपर लिमिट, तो 1 + 1/3, बीच में आता है माइनस, इसके बाद लगाते हैं लोअर लिमिट यानी 0 + 1/3, तो 1/3 ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/3 माइनस का tan इनवर्स 1/3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम इसको चाहें तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम जानते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का एक फॉर्मूला होता है, तो वो लगाएंगे तो इसको हम और सॉर्ट आउट कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन हम इसको इतना ही छोड़ देते हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इंटीग्रल 0 to π/2 √1 माइनस cos 2x। क्लियर हो गई बात? अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम जानते हैं cos 2x का एक फॉर्मूला होता है, जब 1 के बाद माइनस होता है तो 1 को हम एलिमिनेट करने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं 1 - 2 sin² x, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 0 to π/2 √1 से सॉल्व करेंगे इसको, 1 - 1 प्लस का 2 sin² x, ठीक है। तो ये बन जाएगा 0 to π/2 √1 से 1 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2 sin² x, ठीक है। तो यहाँ से हम √2 को बाहर कर सकते हैं और साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा sin x। बात क्लियर हो गई? अब हम sin x का इंटीग्रेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस cos x, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। लेकिन लिमिट दी हुई है 0 to π/2, ठीक। तो यहाँ पे लिमिट लगा देंगे √2, इस माइनस को बाहर कर सकते हैं, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, तो ये हो जाएगा -√2 और x की जगह पे पहले अपर लिमिट लगती है यानी π/2 और इसके बाद लोअर लिमिट लगती है यानी कि 0। तो cos π/2 यानी कि 90 डिग्री, cos 90 का मान कितना होता है 0 और cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गया √2, ठीक है। तो यहाँ हम बात को समझ रहे हैं कि फिक्स वैल्यू होती है, यानी इस वैल्यू के लिए 0 to π/2 के लिए इस फंक्शन का जो मान होगा वो कितना होगा, √2 होगा। बात आ गई समझ में? अगला देखते हैं, ठीक है। एक सवाल देखते हैं और क्वेश्चन 3, तो ये है 0 to π और यहाँ साइन का पावर हम ले सकते हैं 4 भी ले सकते हैं या 5 ले लेते हैं, 5x इसको ले लेते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं क्या आता है, ठीक है।
तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं, साइन की पावर 4 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 हो गया, 2 2 = 4 और एक साइन एक्स रह गया, तो उसको हम ऐसे लिख लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, है ना। अब हम इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे लगा सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लगा सकते हैं, और इसके ऊपर चल रहा है होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि हम लिखेंगे माना कॉस एक्स बराबर टी। कॉस एक्स बराबर टी, तो कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स डिफ्रेंशिएशन और डी एक्स बराबर डी टी, लेकिन माइनस तो यहाँ पे है नहीं, तो माइनस को हम साइड में कर लेंगे, साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। ठीक, अब यहाँ पर हमें एक नई चीज़ और सीखनी है कि यहाँ हम वेरिएबल जो हमें दिया हुआ है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है वो कितना है, एक्स है ना। अब इसमें सारे टाइप्स यूज़ होंगे, सारे जो इंटीग्रेशन हम पढ़ चुके हैं, चाहे वो प्रतिस्थापन विधि हो, चाहे वो आंशिक भिन्न हो, या कुछ विशिष्ट फलन हो, ठीक है, तो कोई भी हो तो वो सारे यूज इसमें हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि हमने टी माना है यहाँ पे। तो ये जो लिमिट है 0 to पाई, ये केवल x के लिए है, ना कि t के लिए, है ना। अब हमारा सवाल x से किस में बदलने जा रहा है, t में। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पे t लगाएंगे तो टी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, साइन एक्स डी एक्स की जगह पे लग जाएगा माइनस डी टी। ये बना सवाल। तो अब हमारा सवाल आ गया टी में आ गया, है ना। जब हमारा सवाल टी में आ गया तो वो लिमिट कैसे हो सकती है, क्योंकि वो लिमिट तो सिर्फ एक्स के लिए थी। बात समझ आ रही है। तो अब यहाँ पर हम लिमिट भी चेंज करते हैं, वो कैसे करते हैं, हम लिखते हैं जब x बराबर, यानी ये x की वैल्यू तो है 0 और पाई, तो लिखेंगे जब x बराबर 0 है, ठीक है, तो t बराबर यहाँ से निकाला करेंगे, जो t माना करेंगे। जब x बराबर 0 है तो यहाँ से t बराबर कितना हो जाएगा, cos, और x की जगह पे 0, तो t बराबर cos 0 का वैल्यू 1, है ना। और दूसरा, जब x बराबर है पाई, तब t बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, cos पाई, और cos पाई की यानी cos 180 की वैल्यू हम जानते हैं होती है -1। ठीक है, जितनी 0 की होती है उसी की होती है, लेकिन चिन्ह विपरीत हो जाता है। तो यहाँ हम लगाएंगे जब 0 है तो 1 होगी लिमिट, यानी 0 की जगह पे 1, और जब पाई है तो -1 होगी। बात क्लियर। अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे, कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेट, लिखेंगे 1 से लिमिट कितनी है, -1, ठीक है, और ये आ गया माइनस, इसके बाद हम इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस t का पावर 4 माइनस का 2t स्क्वायर, ठीक है। बात समझ आ गई। तो यहाँ पर हमें एक प्रॉपर्टी समझनी होगी इसकी, अगली क्लास में हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस कर लेंगे। एक सवाल ऐसा आ गया है जिसमें प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ रहा है। यहाँ पर एक नोट लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे साइड में, लिखेंगे अपर लिमिट, जो अपर लिमिट होती है हमेशा लोअर लिमिट से
अधिक होती है। बात समझ आ गई? तो अपर लिमिट जो होती है वो हमेशा लोअर लिमिट से ज़्यादा होती है, बट यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि लोअर लिमिट जो है वो ज़्यादा हो गई है और अपर लिमिट कम है। अपर लिमिट का वैल्यू -1 है और ये +1 है जो कि ज़्यादा है ना। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है। अभी हम इसको ऐसे ही समझ ले रहे हैं, जब प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे तो पूरी तरीके से बात क्लियर हो जाएगी। प्रॉपर्टी ये होती है कि जब हम लोअर लिमिट्स का स्थान बदलते हैं, यानी लोअर लिमिट को अपर लिमिट बनाते हैं और अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाते हैं, तो उसमें एक माइनस से गुणा हो जाता है। यानी इसको हम यहाँ लिख देंगे और इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन कब? जब इसमें एक माइनस से गुणा हो जाएगा। तो ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 1 + t⁴ माइनस 2t स्क्वायर। अब इसका हम कर लेंगे इंटीग्रेशन, कर देंगे इसको, तो एक साथ कर देंगे। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t⁴ का हो जाएगा t⁵/5 और 2t² का हो जाएगा t³ और लिमिट हो जाएगी -1 to 1। बात समझ आ रही है? अब हम इस पूरे फंक्शन में पहले अपर लिमिट लगाएंगे, उसके बाद लोअर लिमिट लगाएंगे। तो पहले जहाँ जहाँ पे t दिख रहा है वहाँ पे पहले प्लस का 1 लगाएंगे, तो 1 + 1/5 माइनस यहाँ 1 लगाएंगे तो 2/3, बीच में है माइनस, बीच में माइनस आता है। अब यहाँ सब जगह लगाएंगे -1, तो t की जगह -1 और प्लस t की जगह -1⁵/5, ये हो जाएगा 2, t की जगह पे -1⁵/3। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा? या इसको ऐसा करते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं, एक साथ कर लेंगे। 1 + 1/5 माइनस 2/3, ये माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 1 और ये हो जाएगा -1 का पावर कितना है? 5 है, यानी ऑड नंबर है तो ये भी माइनस हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा माइनस का क्यूब, तो करेंगे ये माइनस और एक ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो इसको यहीं पे कर लेते हैं सॉल्व। 1 + 1/5 माइनस 2/3, प्लस का ये ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस का 1 प्लस का 1/5 और माइनस का 2/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसको अगले पेज पर ही सॉल्व कर देते हैं, जगह कम पड़ गई यहाँ पे। तो ये था हमारा सवाल 1 + 1/5 माइनस 2/3 प्लस 1 + 1/5 माइनस 2/3। ठीक है, तो इन्हें जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 और 1 2 हो जाएगा, 1/5 1/5 ये 2/5 हो जाएगा, और 2/3 2/3 मिलके हो जाएगा -4/3। अब इनको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम ले लेंगे, 15 आ जाएगा, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 5 3 = 15, 3 2 = 6, ये हो जाएगा 5 4 = 20, तो ये हो जाएगा 36 में से 20 जाएगा, ये बचेगा 16/15। ठीक है, तो उस फंक्शन के लिए उस लिमिट पर हमें जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 16/15। ठीक है, तो ये इस की फिक्स वैल्यू होगी। ठीक है, बात समझ आ गई? एक सवाल और देख लेते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? 0 to π/3 cos x अपॉन 3 + 4 sin x। ठीक है, ये सवाल है।
ये भी प्रतिस्थापन विधि से होगा। यहाँ लिखेंगे माना साइन एक्स को मान लेंगे यहाँ पे टी, या हम एक साथ 3 + 4 साइन एक्स को भी टी मान सकते हैं चाहे तो साइन एक्स का हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ठीक, तो इतनी तो बात हमें पता है। इसके बाद हम लिमिट चेंज करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे जब x बराबर, यानी x की जब लिमिट 0 है, ठीक है, जब x की लिमिट 0 है तब t बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन 0, और साइन 0 कितना होता है, 0 के बराबर। ठीक है, सेकंड लिखेंगे जब x बराबर है π/3 तब t बराबर हो जाएगा यहाँ से साइन π/3, और साइन π/3 यानी साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। बात समझ आ गई। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे cos x dx की जगह पे dt, 3 + 4 sin x की जगह पे t, और लिमिट में 0 की जगह पे 0 और π/3 की जगह पे √3/2। ठीक है, यहाँ अपर लिमिट ज़्यादा है इससे लोअर लिमिट से, तो हमें कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये 1/t इस पूरे फंक्शन को अगर हम x मान लें, यानी 1/x मान लें, तो इसका हो जाता है log x, तो इसका हो जाएगा log 3 + 4t, और लिमिट लगा देंगे 0 से √3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा log, अब पहले अपर लिमिट लगाएंगे यहाँ पर हम 3 + 4 t की जगह पे हो जाएगा √3/2, बीच में क्या आता है माइनस log 3 + 4 t की जगह पे 0। बात समझ आ गई। ठीक है, और यहाँ पे एक स्टेप छूट गया हमारा। एक स्टेप क्या छूट गया कि 3 + 4t का जब हमने इंटीग्रेशन किया तो 1/t का तो हो गया log t, इसके बटे में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 का हो जाएगा 0, 4t का हो जाएगा केवल 4, है ना। कोई भी फंक्शन हो, अगर हम उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं और उस फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, तो बटे में उसका क्या हो जाता है, डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4। क्लियर, तो 1/4 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। इसे सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा log 3 + 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2√3 माइनस log 3, क्योंकि ये हो गया 0। ठीक है, अब हम जानते हैं एक फार्मूला होता है log a माइनस log b का। log a माइनस log b का फार्मूला होता है log a/b। ठीक है, तो 1/4 log 3 + 2√3/3। ये हमने पार्ट 1 पढ़ा। अब अगली क्लास में हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।